हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में। एटीपी कहाँ, कब, कैसे बना, यानी एसएलपी से बना या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बना, और किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे हम, उसके बाद में मेरी उम्मीद है ये कि आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं नीट बेस्ड वो सारे हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में अजम्पशंस के बारे में। देखो, अजम्पशन मानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेस्पिरेशन इज ए एम्फीबॉलिक प्रोसेस। तो अजम्पशंस जो हैं वो मानने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एम्फीबॉलिक प्रोसेस में कभी कुछ बन रहा होता है, कभी कुछ टूट रहा होता है। तो एटीपी को प्रॉपर गिनने के लिए मुझे कुछ बातें माननी पड़ेंगी। पहली अजम्पशन क्या है? पहली अजम्पशन ये है कि जो प्रोसेस हम पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल या ईटीएस। बाय द वे, अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखे अभी तक तो चैनल पे वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो एक बार वो ज़रूर देखना। तो ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए या ईटीएस वगैरह जो है उससे सीक्वेंस ये जो है फॉलो करना पड़ेगा, यानी ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्रैब साइकिल, लिंक रिएक्शन और फिर फाइनली ईटीएस जो है वो होगा। सेकंड क्या है? जो ग्लाइकोलाइसिस में एनएडीएच सिंथेसाइज हुए हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? वो साइटोप्लाज्म में रखे हुए हैं। ईटीएस कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में चलता है। तो उसे भी पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता, तभी हम प्रॉपर एटीपी की संख्या जो है वो गिन पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? देखो, कई सारे इंटरमीडिएट ऐसे बनते हैं जिनसे अलग अलग कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो अलग अलग कंपाउंड जो है बेसिकली हम नहीं चाहते कि हम नहीं चाहते कि वो किसी तरीके से यूज कर लिए जाएं और उनसे एटीपी का फॉर्मेशन ना हो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि ग्लूकोज के अलावा कोई अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम इसमें कंज्यूम नहीं करेंगे। तो ये अजम्पशन जब आप मान लोगे तो उसके बाद में हम गिनती कर पाएंगे या बैलेंस शीट निकाल पाएंगे। तो इन अजम्पशंस को मानने के बाद में मैंने ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस कर साइटोप्लाज्म में 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाया और यहां पे मुझे क्या मिले? नेट 2 एटीपी मिले। और ये जो एटीपी हैं ये डायरेक्ट सबस्ट्रेट से मिले हैं, इसीलिए मैं इन्हें बोलूंगा एसएलपी यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इनके अलावा मुझे क्या मिला? इनके अलावा जो है बेसिकली मुझे 2 NADH2 मिले जो कि आगे चलकर ईटीएस में पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ पायरुविक एसिड से आगे क्या होता है? पायरुविक एसिड से आगे 2 मॉलिक्यूल मुझे एसिटाइल कोए के मिलते हैं लिंक रिएक्शन में, और बदले में मुझे क्या मिलता है? पहले तो ये हो कहाँ रही है? मैट्रिक्स में। रिएक्शन का नाम है लिंक रिएक्शन। तो मैट्रिक्स की ये जो रिएक्शन है इसमें मुझे क्या क्या मिलता है? इसमें मुझे मिलता है 2 मॉलिक्यूल NADH2 के और साथ में 2 मॉलिक्यूल CO2 के। ओके, 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए क्रैब साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे और फाइनली मुझे मिल जाएंगे 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और ईटीएस के बाद में H2O भी बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलेंगे क्रैब्स साइकिल। नाउ इसमें मुझे एग्जैक्टली क्या मिला है? 2 बार क्रैब साइकिल चलानी पड़ेगी 2 एसिटाइल कोए के लिए। एक क्रैब साइकिल में 3 NADH2 बनते हैं, तो 2 में कितने बनेंगे? 6 NADH2। एक क्रैब साइकिल में 1 FADH2, तो 2 में 2 FADH2। एक क्रैब साइकिल में 1 ATP जो कि बना था GTP और फिर बाद में GTP से ATP बना, तो 2 में टोटल 2 ATP। और ये ATP भी जो हैं ये डायरेक्ट सबस्ट्रेट से मिले हैं, तो इन्हें मैं बोल दूंगा SLP। तो टोटल SLP कितने हो गए? 4 ATP मेरे पास में अभी तक आ चुके हैं। अब बात करते हैं NADH2 और FADH2 से बनने वाले ATP की। तो एक NADH2 से 3 ATP हम बनाएंगे और एक FADH2 से 2 ATP हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिंक रिएक्शन वाले NADH2 से। तो लिंक रिएक्शन वाले NADH2 से मेरे पास यहाँ पे टोटल 6 ATP बन गए।
फिर बात करते हैं क्रैब साइकिल वाले NADH2 से। यहाँ पे मेरे पास 6 × 3 18 ATP यहाँ पे बन गए हैं। FADH2 यहीं बना है, तो यहाँ पे बात करेंगे FADH2 की। तो FADH2 जो है बेसिकली क्या करेगा, FADH2 भी 2 ATP बनाएगा, एक मॉलिक्यूल। तो टोटल 2 हैं तो 4 ATP यहाँ पे बन जाएंगे। ओके, तो ये सारे के सारे जो मैंने ब्लू पेन से लिखे हैं ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बनने वाले यानी ETS की हेल्प से बनने वाले ATP हैं, इसीलिए इनके आगे मैं OP लिख देता हूं। तो अभी तक इनको हमने कंसीडर नहीं किया है, इनको कंसीडर ना करने के पीछे का रीजन मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा। अभी के लिए गिन लेते हैं। तो 10 और 28 ATP मेरे पास आ गए हैं OP वाले, और 4 ATP मेरे पास आ गए हैं SLP वाले। और अभी तक हमने क्या कंसीडर नहीं किया है, अभी तक हमने कंसीडर नहीं किया है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH2 बने थे उनका ETS करवाया गया, अभी तक नहीं करवाया है मतलब। तो ये अकाउंट आ गया 32 ATP का। ओके, अब ध्यान से बात सुनना। एग्जैक्टली में NADH2 क्या है? NADH2 एक एनर्जी का कंपाउंड है जिसकी एनर्जी मतलब एक तरीके से यूज कर ATP बनाया जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली भेजना पड़ेगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये साइटोप्लाज्म में 2 NADH2 हैं। एग्जैक्टली इनको नहीं भेजते, इनकी एनर्जी भेजते हैं, लेकिन समझने के लिए आप समझ लो कि इन्हें भेजा जा रहा है। तो इन्हें भेजने के 2 तरीके हैं, 2 ट्रांसपोर्ट मेथड हैं, उन्हें हम बोलते हैं शटल सिस्टम। तो ये 2 शटल सिस्टम के थ्रू जा सकते हैं। एक शटल सिस्टम है ग्लिसरॉल और फॉस्फेट शटल, और एक है मैलेट एस्पार्टेट शटल। ओके, तो ये जो ग्लिसरॉल और फॉस्फेट शटल है, इसके मैकेनिज्म के थ्रू अगर भेजा जाएगा तो एक NADH2 2 ATP देगा। यानी 2 NADH2 मुझे कितने ATP देंगे? 4 ATP। ओके, तो टोटल 32 में 4 जोड़ दिए, आ गए 36 ATP। यानी जब भी ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल चलेगा तब बेसिकली 36 ATP का प्रोडक्शन होगा। ओके, लेकिन जब मैलेट एस्पार्टेट शटल चलेगा तब एक NADH2 से 3 ATP बनेंगे। मतलब मैलेट एस्पार्टेट मेथड से अगर इसे भेजा जाएगा तो एक NADH2 से 3 ATP बनेंगे। तो 2 NADH2 से एग्जैक्टली 6 ATP बनेंगे। और अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल चला तो 6 अगर मैं 32 में ऐड करता हूं तो टोटल हो गए 38 ATP। आपको कौन सा मानना है? देखो, जिन सेल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो इस वाले मेथड को फॉलो करते हैं। NCERT ने भी लास्ट पेज पे 38 ATP ही दे रखा है, तो आपको भी 38 ATP ही मानना है। ओके, बट क्या ध्यान रखना है, ये भी बनते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इन प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया में जो ETS चलेगा, सर बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं, बट मीजोजोम तो होता है। मीजोजोम में ETS चलता है। अब बैक्टीरिया में यानी प्रोकैरियोट में जो ETS होगा वो किस में होगा? बेसिकली मीजोजोम्स में होगा। और साइटोप्लाज्म में ही सारे NADH2, और जो मीजोजोम है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में, मतलब कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। अगर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है तो इन 2 NADH2 को भेजने की जरूरत थोड़ी है, ये तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर लेंगे। और डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में तो एक NADH2 से 3 ATP बनेगा। तो इन प्रोकैरियोट्स शटल सिस्टम पहली बात तो नहीं होते। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मेथड तभी तो यूज करोगे ना जब ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। भाई माइटोकॉन्ड्रिया था तो वो तो अलग कंपार्टमेंट है, उसमें भेजना पड़ा। अब ऐसा कोई कंपार्टमेंट है ही नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल में ये भाई ये अंदर से यहाँ ये मेसोजोम और यहीं पे सारा काम चल रहा है, तो ये मेसोजोम डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में है, तो शटल सिस्टम नहीं होता। और हमेशा एक NADH2 3 ATP ही देगा। तो इन प्रोकैरियोट्स ऑलवेज 38 ATP will be formed।
ओके, तो इस तरीके से बेसिकली आपको ये काउंट करने हैं। अगर 38 एटीपी में से अगर आप देखते हो तो 4 एटीपी एसएलपी वाले हैं, बाकी के जो बच गए 34 एटीपी वो ओपी वाले हैं, यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बने हैं। एटीएस की वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है और काफी दिमाग लगता है उसमें, तो मैं चाहता हूं कि आप वो कंसेप्ट एक बार अच्छी तरीके से सीख लें। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने वाला हूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड का। आपको बताने हैं टोटल एटीपी कितने प्रोड्यूस होंगे। एसएलपी भी गिनने हैं प्लस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाले भी गिनने हैं। मॉलिक्यूल एक है और कहां से शुरुआत करनी है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से शुरुआत करनी है, यानी इस एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना शुरू कर दो। कंप्लीट ब्रेक डाउन करना है एरोबिक कंडीशन में और आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।